लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब अभी ये वर्ल्ड है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें काफी वैरायटीज दिखती है और हर लेवल पे दिखती है। मतलब अब अगर हम कहें कि हमें स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी दिख रही है, मतलब डॉग भी एक स्पीशीज है, ह्यूमंस भी एक स्पीशीज है, कैट भी एक स्पीशीज है, टाइगर भी एक स्पीशीज है, तो स्पीशीज के लेवल में हमें इतने सारे स्पीशीज दिखते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो डॉग्स है, डॉग एक स्पीशीज है। अब डॉग में भी हम ऐसा तो नहीं देखते कि सारे डॉग एक ही वैरायटी के होते हैं, बहुत सारे ब्रीड्स दिखते हैं हमें डॉग्स के। तो वो ब्रीड कैसे दिख रहे हैं, मतलब एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज में जो जीन्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उनकी कोडिंग इस तरीके से है कि डॉग के स्पीशीज में भी हमें काफी सारी वैरायटीज दिख रहे हैं, मतलब उनके जेनेटिक लेवल पे भी हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे मतलब एक हैबिटेट है, मतलब सपोज एक जंगल है, तो एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स भी रह रहे हैं, वर्म्स भी रह रहे हैं, प्लांट्स भी रह रहे हैं, और ये सब आपस में रह रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम में भी हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी यही कहता है कि द सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल। मतलब इन इतने सारे जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई भी लेवल पे अगर हम बात कर लेंगे तो जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे और हर लेवल पे हमें वैरायटीज दिखने मिलती है, ठीक है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बताती है कि कितने सारे स्पीशीज है, स्पीशीज में डिफरेंसेस क्या है, और हमें ये बताती है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जैसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज देखते हैं कि कोई स्पीशीज अभी बहुत ही कम बच गई है, इनका जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, तो ये सब की लिस्टिंग कौन करता है? IUCN करता है। IUCN ही बताता है कि किस जो प्लांट की स्पीशीज है या फिर एनिमल की स्पीशीज है, इनको बोटेनिकल गार्डन में जैसे प्लांट्स को डाल दो, कंजर्व कर लो, मतलब नेचर को कंजर्व करो। और तो ये सब कौन बताता है हमें? IUCN बताता है। तो IUCN के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू IUCN, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है अभी तक जो हमें पता है और जिसको हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इतने सारे स्पीशीज हैं तो इन सबके अलग अलग नाम होंगे अलग अलग कंट्री में। मतलब चाइना में लोग जैसे इंडिया में हम मैंगो को आम कहते हैं और उसका इंग्लिश नाम मैंगो है, तो अब चाइना में तो आम नहीं बोल रहे होंगे, और इंडिया के ही पार्ट में बहुत सारे लोग उसको आम नहीं बोल रहे होंगे, उसका कुछ अलग लोकल नाम होगा, ठीक है। तो एक नीड थी किसके लिए कि जो भी एक स्पीशीज है उसको वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही नाम से बुलाने के लिए उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ा हमें नेमिंग सिस्टम को, ठीक है, नेमिंग सिस्टम को, उसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर लोकल नेम्स व्हिच वुड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, मतलब इंडिया और चाइना में, इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में भी आम को हम हर जगह पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक हम आम ही तो नहीं बोलते होंगे। सो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देना, हमने लिखा कि नॉमेनक्लेचर होता है। ये तीन टाइप का होता है, जैसे अभी हमने देखा था, लोकल नेम होता है, किसी भी चीज का इंग्लिश नेम होता है और साइंटिफिक नेम होता है। जैसे मैंगो का अगर हम ले तो इंग्लिश नेम उसका मैंगो है, लोकल नेम उसका आम है इंडिया में, और साइंटिफिक नेम उसका मैंजीफेरा इंडिका है। तो ऐसे ही जो वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो एक कॉमन प्रिंसिपल पे एग्री करते हैं, एक मतलब एक रूल बनता है कि किस बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम नेमिंग देंगे। तो बायोलॉजिस्ट यूज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो एक कॉमन प्रिंसिपल पे एग्री करेंगे। तो जैसे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, अब प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो इनकी नेमिंग अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर सकती थी, वरना कोई एक बॉडी होती जो इसको रिकमेंड कर देती कि इनका नाम ऐसे दे देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब जो भी एनिमल्स की नेमिंग देनी होगी वो ICZN देता है, जितने भी प्लांट्स की नोमेनक्लेचर देनी है वो ICBN देता है, जितने भी बैक्टीरियाज की देनी होगी वो ICNB देगा, और कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो प्लांट को हम कल्टीवेट कर रहे हैं उसका कौन देगा? तो ICNCP देगा, और ICVCN वायरसेस का देगा। तो ये नाम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN और ICNB में कंफ्यूज नहीं होना है। ICBN जो है वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का है,
प्लांट्स के ऊपर, और ICNB जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ICVCN देता है। तो जो भी नोमेनक्लेचर किसी स्पीशीज को मिल रही है, किसी ऑर्गेनिज्म को मिल रही है, किसी ऑर्गेनिज्म को, नॉट जस्ट स्पीशीज, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसका नाम मिल रहा है तो वो कौन दे रहा है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया गया है कि कोई भी अगर न्यू प्लांट या न्यू एनिमल्स ऐसे डिस्कवर हो रहे हैं तो फिर उनकी नेमिंग कौन करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब नाम लिखने के तरीके क्या है, किस तरीके से नाम को लिखा जाएगा, नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, वो देख लेते हैं। दो टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें 2 वर्ड का नाम दिया जाएगा, और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है वो 3 वर्ड का नाम दिया जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनियस ने दिया था, और ये मोस्टली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का। तो जो पहला नाम लिखा, पहला वर्ड जो दिया है वो मैंगो का जीनस होगा, ठीक है, मतलब ग्रुप होगा एक, और स्पीशीज जो है वो इंडिका है, मतलब मैंगो है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है, जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीशीज होता है। ये मोस्टली एक्सेप्टेड है। जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें 3 नाम दिया जाता है। पहला वर्ड जो होता है, 3 वर्ड दिया जाता है। जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है, ठीक है, लियो, दूसरा वर्ड जो होता है वो स्पीशीज का नाम होता है, और तीसरा जो होता है ना वो वैरायटी होती है। वैसे तो एनिमल्स में वैरायटी नहीं, सब स्पीशीज होती है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पैंथेरा मतलब जीनस है किसकी, लायन की जीनस है। लायन जिस जीनस में आता है उस जीनस का नाम क्या है, पैंथेरा। लियो क्या है, लायन है, और पर्सिका क्या है, लायन की वैरायटी है, एक वैरायटी है पर्सिका। ठीक है, तो उसका सब स्पीशीज है, तो ये मोस्टली एक्सेप्टेड नहीं है, ये कॉमनली यूज नहीं होता। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कॉमनली यूज होता है। ठीक है, 2 वर्ड्स का कैसे लिखते हैं इसको हम इसके आगे देखेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने लिखा था, कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने 3 बुक्स लिखे थे, सिस्टम नेचुरल, स्पीशीज प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटानिकल। ये याद रखने हैं। ठीक है, सिस्टम नेचुरल में इन्होंने एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज के बारे में लिखा था। स्पीशीज प्लांटेरम में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, प्लांट का स्पीशीज के कुछ डिस्क्रिप्शन दिए थे इस बुक में। और फिलोसोफिया बोटानिका में इन्हें रूल्स दिए थे बोटानिस्ट को कि जो भी प्लांट्स अभी डिस्कवर होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा, उसके रूल्स इन्हें इस बुक में लिख के दिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। मोस्टली एक्सेप्टेड क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब रूल्स देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, उनको लिखने का तरीका क्या है देख लेते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। पहले तो जो भी हम नाम लिखते हैं स्पीशीज का, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज होता है, क्योंकि ये कोई भी कंट्री लैंग्वेज नेटिवली यूज नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं, डेड लैंग्वेज है। और इसमें जो वर्ड होती है ना, उसका एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। जैसे इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग एक ही है, तो लैटिन लैंग्वेज में कैसा है कि अगर एक वर्ड है तो उसका मीनिंग एक ही रहता है, 3-4 वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है। तो 1 वर्ड हैज 1 मीनिंग, सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज 1 साइंटिफिक नेम। 2 वर्ड्स का है बाइनोमियल, इसलिए बोलते हैं हम इसको फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीशीज होता है। पहला वर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका जो है वो स्पीशीज है। और क्या दिख रहा है हमें इसमें, मैंजीफेरा का जो पहला लेटर है, जो पहला वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल है, और जो दूसरा वर्ड का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में दिख रहा है। ठीक है, और दोनों जो वर्ड्स हैं वो दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड है, ऐसे एक साथ नहीं अंडरलाइन करना है, ये सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, और अगर ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, अब इसको मैंजीफेरा इंडिका का डिस्क्रिप्शन पहले किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। तो अगर आपको ऑथर का नाम लिखना है ना, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, पहला 2 वर्ड तो जैसे इसमें लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा, मैंजीफेरा इंडिका। एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो भी जो बायोलॉजिस्ट होंगे जिनने ये मैंजीफेरा इंडिका के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया तो वो लीनियस थे, तो हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब छोटे फॉर्म में इनका नाम लिखेंगे और इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो रूल्स देख लेते कैसे लिखना है। फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस है,
सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज है। व्हेन हैंड रिटन, हाथ से जब हम लिखते हैं इसको तो हम लोग दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा ना तो इटैलिक फॉन्ट में होगा। ठीक है, तो इटैलिक फॉन्ट में होगा ये। जीनस जो है पहला लेटर का कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और स्पीशीज का पहला लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ऑथर का नाम अगर लिख रहे हो आप, ऑथर्स नेम रिटर्न आफ्टर स्पीशीज, स्पीशीज के बाद लिखना है ऑथर का नाम। और कैसे लिखना है, एब्रिवेटेड फॉर्म में, छोटे फॉर्म में इसको लिखना है, अंडरलाइन नहीं करना है, रोमन लैंग्वेज में लिखना है इसको। मतलब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए, मैंजिफेरा इंडिका इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए, लेकिन जो लिन है तो वो रोमन लैंग्वेज में है और इसको इटैलिक्स में नहीं लिखना है। तो ये तरीका है क्या लिखने का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का ये तरीका है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो तीसरा वर्ड अगर लिख रहे हैं हम तो वो किसका होता है, ऑथर का होता है, लेकिन ट्राइनोमियल में किसका होता है, वो सब स्पीशीज या वैरायटी का होता है, जो इसके आगे हम देखेंगे अभी। एक और चीज देख लो, ये जो जीनस है उसको हम लोग जेनेरिक एपिथेट बोलते हैं, स्पीशीज जो है उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, और जीनस और स्पेसिफिक स्पीशीज को, जेनेरिक एपिथेट को और स्पेसिफिक एपिथेट को मिला के हम लोग उसको बाइनोमियल एपिथेट बोलते हैं। लास्ट रूल क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। मतलब जैसे अगर कोई स्पीशीज है, अगर कोई स्पीशीज है उसको किसी ने, मतलब दो बॉटनिस्ट है सपोज, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, दो बॉटनिस्ट है, उनने एक बॉटनिस्ट ने कुछ और नाम दे दिया, दूसरे बॉटनिस्ट ने कुछ और नाम दे दिया, तो फिर किसका नाम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में तो कोई भी बॉटनिस्ट नाम दे सकता है। तो अगर अब इन दोनों ने नाम दे दिया है, दोनों ने नाम दे दिया है, तो जिनने पहले इसे डिस्क्राइब किया, जिनने पहले पब्लिश किया होगा इस नाम को, उनका नाम हम वैलिड नाम देंगे और वैलिड नाम मानेंगे, और जो दूसरा जिसने पब्लिश किया है वो नाम भी कंसिडर करेंगे, पर हम उसे सिनोनिम बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ये किसने रिकॉग्नाइज किया था, मेरे AC डे कैंडोल ने। इन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू ICBN भी क्या था, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो ICBN के हिसाब से भी क्या है कि ये वाली सिस्टम मान ली गई थी। लेकिन लीनियस ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो दो नाम रख नहीं सकते, आपके सिलेबस में इतना ही है, लेकिन लीनियस ने क्या कहा कि जैसे अभी टोमेटो का नाम क्या है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ठीक है, और उसके बाद जो पब्लिश हुई थी वो सोलैनम लाइकोपर्सिकम था। तो सोलैनम लाइकोपर्सिकम असल में तो वो इसी जीनस का है, टोमेटो है ये, ठीक है, लाइकोपर्सिकम मतलब टोमेटो। तो जो टोमेटो है वो असल में तो सोलेनेसी फैमिली का ही है, तो उसका नाम तो सोलैनम लाइकोपर्सिकम ही होना चाहिए, ना कि लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो AC कैंडोल ने तो बोल दिया कि जिसने पहले पब्लिश किया उसी का नाम कंसिडर करेंगे, लेकिन ये अलग फैमिली में चला जाएगा, ये अलग फैमिली में चला जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, लिनियस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जब मतलब जो वैलिड होगा उसी को हम लोग वैलिड नाम मानेंगे। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में बस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो AC कैंडोल ने बताया था अकॉर्डिंग टू ICBN, तो जो पहले पब्लिश कर देगा उनका नाम ऐसे होगा, उसको वैलिड नाम बोलेंगे, और जो दूसरा होगा वो सिनोनिम होगा। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा था कि 3 वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है, तीनों अंडरलाइन करेंगे। प्लांट के इसमें कैसा रहेगा कि सपोज अकेसिया निलोटिका, तो पहला वर्ड क्या होता है, जीनस, दूसरा स्पीशीज, तीसरा वैरायटी होता है किसके, प्लांट में, क्योंकि अब इसमें सब स्पीशीज क्या होगा, ठीक है। और जो एनिमल्स के इसमें होता है पैंथेरा लियो पर्सिका, तो इसमें पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीशीज, तीसरा सब स्पीशीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जैसे ये 3 वर्ड्स के बनते हैं, तीनों वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए, ये तो हो गया हैंड रिटन फॉर्म में। जब इसको हैंड फॉर्म में करते हैं ना, तो ये तीनों इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है, तीनों को इटैलिक फॉन्ट में। जैसे उसमें कैसे हो रहा था कि अगर हम ऑथर का नाम लिख रहे थे तो हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है, और उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे थे और रोमन फॉन्ट में लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे इटैलिक फॉन्ट में इसको लिखते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जैसे हमने देखा कि हमने नोमेनक्लेचर भी दे दिया, बहुत सारी स्पीशीज है, अकॉर्डिंग टू IUCN 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज भी है। तो हर स्पीशीज के बारे में अकेले पढ़ना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गया ऑर्गेनिजम्स का। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हमें दिखता है वो हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक, और जो सेल्स के अंदर जो जीन्स है,
जीन्स की कोडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइपिक। तो जो दिख रहा है उसको फेनोटाइपिक बोलते हैं। तो फिनोटाइप मतलब देख के हमने क्लासिफाई किया। साइंस विच डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करना है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लस लिनियस। ठीक है। और फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी कार्लस लिनियस है, क्योंकि नोमेनक्लेचर देना किसने सिखाया हमें, कार्लस लिनियस ने। उनके वो 3 बुक्स है। लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्सोनॉमी इन्होंने ही स्टार्ट किया। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं हम कार्लस लिनियस को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस है। जैसे लिनियस के पहले भी एरिस्टोटल हो गए और बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिखाया था। लेकिन जो लिनियस है इनने प्रॉपर मेथड सिखाया हमें कि क्लासिफिकेशन को कैसे करना है। मतलब पहले कैरेक्टर्स देखने हैं उसके बाद हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है, फिर नाम देना है। तो ये सारी चीजें सिखाने वाले कौन थे, हमारे कार्लस लिनियस। लेकिन टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, एसी कैंडोल ने। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी के पहले भी ऐसे नहीं, क्लासिफिकेशन अभी से ही है, जब ये सब स्टडीज भी नहीं थी तब भी ह्यूमंस जो है वो अपने यूजर्स के हिसाब से, इसके भी पहले जो है ह्यूमंस जो है अपने यूजर्स के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई कर लेते थे। जैसे क्लासिफाई कर लेंगे कि ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, ये जो है वाइल्ड एनिमल्स है, इनको किस चीज के लिए यूज किया जाए, इनको किस चीज के लिए, तो अपने यूज के हिसाब से वो क्लासिफाई करते थे। उसके बाद आया क्लासिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, जो एरिस्टोटल ने किया था। उनने क्या किया था, प्लांट्स को जो है, प्लांट्स को उन्हें ट्री, श्रब्स, हर्ब्स इनमें क्लासिफाई कर दिया था। ये हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर देख के सिर्फ क्लासिफाई कर देना, वो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो हमारे कार्लस लिनियस ने बताया था, इसीलिए उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी एक तरीका बताया था क्लासिफाई कैसे करना है। लेकिन उनके क्लासिफिकेशन में ना जो 2 स्पीशीज है उनके बीच में जो लिंक है, जो इवोल्यूशन की बात है, वो उनके टैक्सोनॉमी में कंसिडर नहीं किया था उन्होंने कहा कि जैसे प्लांट, जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है उनको हम लोग प्लांट्स बोल देंगे, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन्हें हम एनिमल्स बोल देंगे, भले ही वो फोटोसिंथेसिस कर रही हो या नहीं कर रही हो। जैसे यूग्लेना है, वो फोटोसिंथेसिस कर रही है तब भी उन्होंने कहा कि ये एनिमल है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं था। ठीक है, तो ये प्रॉपर टैक्सोनॉमी नहीं थी, लेकिन इनिशियल के लिए ये मतलब काफी अच्छा वाला टैक्सोनॉमी था, इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को बोलते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या है, मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट देख रहे हैं, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ऑन्टोजेनी क्या है कि जैसे डेवलपमेंट, जैसे हम है वो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग दे रहे हैं। ठीक है, ह्यूमंस जो है कुछ एग लेइंग होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, कुछ लार्वल स्टेज के थ्रू जा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, लेकिन वो जब फर्टिलाइजेशन करना है तो वो चले जाएंगे फ्रेश वाटर में। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में है वो चले जाएंगे हमारे सॉल्ट वाटर में, या हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। तो जो ऑन्टोजेनी है वो डेवलपमेंट का पैटर्न के हिसाब से क्लासिफिकेशन किसमें था, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कौन प्रोड्यूसर है, मतलब कौन कंज्यूमर है। जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, हम मतलब प्लांट्स को खा रहे हैं और प्लांट्स जो है वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये सब क्लासिफिकेशन हुआ था किसमें, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी था। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स है, और जो सिस्टमैटिक वर्ड आया है वो सिस्टमा से आया, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी में हमने फाइलोजेनी देखा, मतलब इवोल्यूशन को कंसिडर किया था। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक क्या है, ब्रांच विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मतलब सपोज अभी जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, सब डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्पीशीज है डॉग की, अब वो रह रही है मुंबई जैसे क्लाइमेट में। मुंबई जैसे क्लाइमेट में मतलब ह्यूमिडिटी होगी, तो ह्यूमिड क्लाइमेट में जो यहाँ पे डॉग होगा उसके ऊपर बहुत सारा फर होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अब वही जो डॉग है जो मुंबई में रह रहा है,
अब वो माइग्रेट करके चला गया नॉर्थ साइड में, ठीक है, पोल्स के पास, मतलब सपोज चला गया वो, तो वहां पे तो बहुत बर्फ रहती है, तो अब वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेम टाइप का फर रहेगा क्या जो मुंबई के क्लाइमेट में होगा? नहीं, उसके ऊपर फर कैसा आ जाएगा? बड़े बड़े फर आ जाएंगे उसको मतलब टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। तो अब क्या होगा कि जो डॉग, जो स्पीशीज मुंबई की थी और चली गई अब वो नॉर्थ साइड में, कश्मीर साइड चली गई, तो ये ऑर्गेनिज्म में फर है, लेकिन अब वो वहां पे इवॉल्व होकर नया स्पीशीज ही बन जाएगा, और मुंबई वाला जो है वो मतलब छोटे छोटे फर वाला डॉग होगा। लेकिन अब क्लासिफाई करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कनेक्टेड है दोनों, मतलब इनमें बहुत सारी चीज, तो इंटरनल एनाटॉमी और मतलब जो हैबिटेट, जो लाइफस्टाइल होगा इनका वो सिमिलर होगा, लेकिन जो पैटर्न है थोड़ा तो ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं ना, इवोल्यूशन हो गया इसमें, लेकिन ये दोनों स्पीशीज कैसे रिलेटेड है, तो उस सिस्टम को हमने सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी में देखा था। तो ये हो गया 3 टाइप की टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। अब बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करते कैसे, पहले तो हम कैरेक्टर्स देखेंगे कि वो डॉग में, ये डॉग में कैसा फीचर्स कॉमन है, क्या है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये डॉग है, फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब एक ग्रुप में डाल देंगे हम इसे कि ये वाली कैटेगरी में इसको डाल देते, तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसको नाम दे दो, नॉमेनक्लेचर। तो ये जो 4 है ये बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी इसके बिना हो नहीं सकती है। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज देख लेते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन एक तरीके से किया जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर तो है नहीं, तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो हायरार्किकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, 7 स्टेप्स तो होंगे ही, 7 ऑफ द कैटेगरीज तो पक्का है ही, पर बीच बीच में ना ऐसे 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हम लोग 7 कैटेगरीज है, ये हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे, और इन 7 कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंक या तो कैटेगरी, मतलब ये एक रैंक है, ये एक रैंक है, ये एक रैंक है, और रैंक को ही हम कैटेगरी बोलते हैं। तो ऐसे कितने रैंक्स है यहाँ पे, कितनी कैटेगरीज है? 7 है, 7 तो रहेंगी, लेकिन बीच बीच में 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी प्रेजेंट होती है, लेकिन हम लोग मेन पढ़ते ही इन 7 को ही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज हायरार्की, each step require rank, each step represent rank और कैटेगरी। ये एक एक स्टेप जो लिखा है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये एक एक स्टेप को हम लोग रैंक या तो कैटेगरी बोलते हैं। ईच कैटेगरी इज रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एक एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ठीक है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप ना हमेशा कंफ्यूज हो गए टैक्सा, टैक्सोन और रैंक के बीच में। रैंक तो आपको समझ गया कि एक एक जो स्टेप है उस एक एक स्टेप को रैंक बोल रहे हैं, ये एक रैंक है, ये दूसरा रैंक है, तीसरा रैंक है। टैक्सा क्या होता है ना कि जैसे अगर या तो हम जीनस की बात कर ले और फैमिली, मतलब 2 चीजों को इंटरलिंक करता है ये, ठीक है, तो हम इंटरलिंक करने के लिए जैसे स्पीशीज और जीनस ले सकते हैं, जीनस और फैमिली ले सकते हैं, स्पीशीज और फैमिली नहीं ले सकते वैसे जनरली, मतलब इजी नहीं होगा उसको पढ़ना। फिर स्पीशीज और जीनस को एग्जांपल में ले लो, जीनस और फैमिली को ले लो, फैमिली या ऑर्डर को ले लो, ऑर्डर और क्लास को ले लो, तो ऐसे 2 ग्रुप को आप ले सकते हो, 2 रैंक को आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में लेंगे स्पीशीज और जीनस को, टैक्सा और टैक्सॉन पढ़ने के लिए। स्पीशीज जो है वो क्या है? एक टैक्सॉन है, ठीक है, एक लेवल है, मतलब सपोज हम कह रहे हैं अगर होमोसेपियंस एक स्पीशीज है, ठीक है, होमोसेपियंस जो है वो एक स्पीशीज है, तो वो स्पीशीज को हमने क्या कहा कि ये टैक्सॉन है। अब होमोसेपियंस किस जीनस में आता है? इसीलिए मैंने कहा 2 में पढ़ना। होमोसेपियंस किस जीनस में आता है? होमोजीनस में आता है, जीनस होमो में आता है। ये होमोजीनस में सिर्फ होमोसेपियन एक स्पीशीज तो है नहीं, जो होमो है उसमें होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस और ऐसे बहुत सारे दूसरे स्पीशीज हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि टैक्सा। तो टैक्सॉन एक है, एक स्पीशीज की बात, ऐसी और भी ग्रुप, ये एक स्पीशीज और दूसरा ग्रुप, तो जो प्लूरल फॉर्म है टैक्सॉन का उसको बोलते हैं हम टैक्सा, ठीक है। मतलब होमो इरेक्टस को ले लो यहाँ पे, तो भी वो एक स्पीशीज हो गई। अब होमो इरेक्टस के साथ और कौन से स्पीशीज को जीनस होमो में डाला है? होमोसेपियन को। तो ये जो ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं टैक्सा, इसीलिए बोलते हैं टैक्सा जो है वो प्लूरल फॉर्म है हमारे टैक्सॉन का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया हमारे रैंक, इसके अंदर जो एक स्पीशीज होगी उसको हम लोग बोल देंगे हमारा टैक्सॉन, और वो स्पीशीज जो ग्रुप में बना के जीनस बना ले रही है तो इन दोनों को लिंक करके हम लोग बोलेंगे कि ये टैक्सा है, मतलब बहुत सारे स्पीशीज का ग्रुप है तो उसको हम लोग टैक्सा बोल देते हैं, ठीक है।